बारीकी से अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बीएसएफ ने अपना अनुमान घटाया हुआ है, लेकिन अब ऐसे में न सिर्फ इस कंपनी के अनुमान कटौती को लेकर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बल्कि ओवरऑल केमिकल सेक्टर पर अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर मंथन करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अजय जोशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो अजय, यहाँ पर जो ऐलान किया है, जो बातें सामने रखी हैं बीएसएफ की तरफ से, थोड़ा सा उसी पर हम पहले फोकस करते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स की मांग में कमी जैसे बातों को, मुद्दों को उठाया हुआ है। अब ये बताइएगा कि कितना असर, क्या ये कंपनी स्पेसिफिक असर हम देखेंगे? नो डाउट इंडस्ट्री पर पूरा असर होगा, तमाम कंपनियों पर असर होगा, लेकिन कुछ पर कम होगा, कुछ पर ज़्यादा होगा। बासफ के नज़रिए से कितना बड़ा कंसर्न है ये? जी धन्यवाद कविता। देखिए, बीएसएफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी नंबर वन केमिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड सालों से नंबर वन कंपनी रही है। तो इसमें हम एक सिनारियो ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हाथी गिरेगा तो आसपास के जानवर तो दबेंगे ही। तो सेम सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि अगर बीएसएफ ऐसा बोल रहा है कि केमिकल सेक्टर ग्लोबली अच्छा नहीं कर रहा है, खास तौर पे कोर केमिकल्स और बल्क केमिकल्स वाला बिजनेस, तो डेफिनेटली इसके रेपरकशंस बाकी कंपनीज पे भी दिखेंगे। खासतौर पे जो इंडिया के एक्सपोर्ट प्लेयर्स हैं, जो बीएसएफ को एज अ कस्टमर की तरह केटर करते हैं, हमारी कई सारी एग्रोकेमिकल कंपनीज, पर्सनल केयर की कंपनीज, फार्मा इंटरमीडिएट्स की कंपनीज रॉ मटेरियल्स सप्लाई करती हैं बीएसएफ को, तो डेफिनेटली असर देखने को तो मिलेगा। एंड अगर बीएसएफ ने बोला है कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब है कि यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट, वहां पर को भी दबाव देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली काफी हमारे इंडियन कंपनीज पे भी इसका असर आने वाला है। मगर एक अच्छी चीज जो बीएसएफ ने बोली है कि एग्रोकेमिकल में जो पेन पिछले 1.5 से 2 साल में देखने को मिला था, वो अब खत्म हो चुका है। इवन एग्रोकेमिकल को लेकर के बीएसएफ भी बुलिश है। तो जो हमारी डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, साथ ही साथ जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो बीएसएफ को एज अ कस्टमर सर्व करती हैं, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज हो, उनके लिए सिचुएशन ठीक ठाक रहेगी, वो इम्यून रहेंगे। मगर बाकी सेक्टर्स पे डेफिनेटली दबाव बना रहेगा, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ्स, जो अब तो मैं उसे ट्रम्प ट्रॉमा बोलता हूं, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। आई थिंक उनको भी खुद क्लैरिटी नहीं है, ट्रम्प साहब को भी। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है अभी। ट्रम्प ट्रॉमा कहिए या ट्रम्प टैंट्रम्प कहिए, मेरे ख्याल से सारी ही बातें उसी तरफ, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अनिश्चितता की तरफ जो है वो इशारा कर रही हैं। तो अब थोड़ा सा डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब उन्हें कैसे अपनी रणनीति बदलनी होगी, बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होगा, मुनाफे पर इम्पैक्ट होगा। अब हमें ये समझना है कि अगर किसी को डोमेस्टिकली आगे बढ़ना है तो कौन सी कंपनियां ये क्षमता रखती हैं कि अपनी रणनीति बढ़ाएं और डोमेस्टिक फोकस ज्यादा रहे। आप जरा बताइए इसमें। जी, इसमें दो स्ट्रेटजीज अभी कुछ कंपनीज अपना रही हैं। एक तो डोमेस्टिक इंडिया मार्केट, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया। पिछले दफा भी हमारी जब बात हुई तो मैंने वही बोला था कि एग्रोकेमिकल कंपनीज जो इंडिया में अपना माल बेचती हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। तो इसमें रैलिस हो गई, बायर क्रॉप हो गई, सुमिटोमो हो गई, धानुका हो गई, ये कंपनीज तो ऑलरेडी अच्छा कर रही हैं, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। मगर वो कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, खास तौर पे एक या दो पर्टिकुलर ज्योग्राफीज पे, अब कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका एक या दो ज्योग्राफीज हैवी रेवेन्यू है, जैसे विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। तो उन पे दबाव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कंट्रीज नहीं है अपना सामान बेचने के लिए, और ग्लोबली क्योंकि इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो प्रेशर देखने को मिलेगा। दूसरी रणनीति जो अभी इंक्रीजिंगली इंडियन कंपनीज अपना रही हैं, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी कि मेक इन इंडिया अगेन फॉर इंडिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की थीम पे, कि अभी कोई केमिकल जो 50%, 80% या 100% नेट इंपोर्टेड है इंडिया में नहीं बन रहे हैं, आप उसमें केपेक्स लेकर के आइए और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी फॉरेन सप्लाई से आपका प्लांट आने के बाद। सो इसमें जैसे दीपक नाइट्राइट हो गया, हमारी अमाइंस की कंपनीज हो गई, बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, ये सब काफी अच्छा करेंगी और ये सब इम्यून रहेंगी। मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है, उन पे तो काफी दबाव देखने को मिलेगा। इसमें एक नाम और मैं लेना चाहूंगा, यूपीएल का, जिनका लैटिन अमेरिका और यूएस में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, पर्टिकुलरली लैटिन अमेरिका में। तो इन कंपनीज पे तो बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा हमें आगे जाकर के। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें आपसे समझनी है, क्योंकि
देखिए, अभी सेक्टर स्पेसिफिक तो ये बादल जो हैं परेशानी के छाए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम घरेलू फ्रंट पर देखें तो बहुत पुश मिल रहा है अजय हमारी इस सेक्टर को। नीति आयोग का अगर हम लक्ष्य भी देखें, जो उन्होंने नया स्वरूप मेरे ख्याल से इस पूरे सेक्टर के लिए इमेजिन किया है, स्ट्रक्चरली हम बहुत सारा चेंज भी देखेंगे। कुछ ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर अगर हम फ्लैश करना चाहें तो नेट जीरो ट्रेड बैलेंस का लक्ष्य केमिकल सेक्टर के लिए रखा गया है। ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सा लगभग 5 से 6% करने का इरादा भी है। इनफैक्ट सब्सिडीज के भी लिहाज से अगर हम देखें, अगले 5 साल में 65,000 करोड़ की ओपेक्स सब्सिडी और साथ ही 7 लाख नई नौकरियां जो है वो बढ़ाने का लक्ष्य भी है। तो मैं तो कह सकती हूँ कि 360 डिग्री इस पूरे सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए सरकार का पुश है। अब ये इस समय क्या हम ये टाइमिंग को बहुत अच्छा समझेंगे, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि एक तो परेशानी ग्लोबल फ्रंट से जो कंपनियां झेल रही हैं, एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट होगा, आपने बखूबी समझाया, लेकिन अब घरेलू विकास को लेकर मौके बन रहे हैं। तो आप नीति आयोग के इस लक्ष्य को कैसे देखते हैं, इस पूरे सेक्टर के लिहाज से, स्ट्रक्चरल चेंज के लिहाज से, कंपनियों के लिहाज से, ये समझाइए। जी, आई थिंक काफी अच्छा मूव है ये। ये मूव अगर जैसे इमीडिएटली आफ्टर कोविड अगर आता तो मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रभावी होता, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया चाइना +1 के मोड में थी। वो लोग चाइना से डीकपल होना चाह रहे थे। सो अगर 2022 अर्ली में अगर ये रिपोर्ट आती और ये पुश केमिकल सेक्टर को आता, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को आता, तो और ज्यादा प्रभावी होता, मगर बेटर लेट देन नेवर। सो अभी भी काफी अच्छा इनका जो ऑब्जेक्टिव है, क्लियर कट इन्होंने ड्रॉ करा है, फैक्चुअली रखा है। एक तो ट्रेड डेफिसिट जो 30-35 बिलियन डॉलर के आसपास का है, उसको कम करने का। दूसरा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर है केमिकल सेक्टर में वो 3-3.5% ही है। चाइना का तकरीबन 17 से 18% है। सो हम इंडिया चाइना हमेशा कंपेयर करते हैं, तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बट इस रिपोर्ट ने काफी बखूबी इन बातों को भी रखा है कि हमें वो लक्ष्य पहुंचाना है, एंड वी हैव टू ग्रो आवर एक्सपोर्ट शेयर, वी हैव टू डबल आवर एक्सपोर्ट शेयर। अभी 3-3.5 से 5.5-6% तक लेकर के जाना है। तो डेफिनेटली जो कंपनीज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई केमिकल जो इंडिया में अभी नहीं बन रहा है, मोस्टली इंपोर्ट हो रहा है, उन प्रोडक्ट को पकड़ करके जो कंपनी अभी जाएंगी, गवर्नमेंट का काफी अच्छा सपोर्ट है उनको। फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल रही है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा रही है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैवी केपेक्स डालें मैन्युफैक्चरिंग में, चौतरफा मैं तो बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट डालना शुरू करते हैं। प्लस इस मूव के साथ अभी लास्ट वीक में बॉम्बे था, तो कुछ ना शुरू हुआ है कि फॉरेन जो केमिकल कंपनीज हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्टर्न, वो भी अब गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी अब यहाँ निवेश करना चाह रही है। सो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। अब मगर यही देखना है कि एग्जीक्यूशन इसका कैसे होता है। आई होप एग्जीक्यूशन भी उतना ही स्मूथली हो जितना स्मूथली ये रिपोर्ट में बताया गया है। अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए और एक पूरा 360 व्यू रखा हमारे दर्शकों के लिए। अब आगे रणनीति उनके लिए सेक्टर बनाना आसान होगा। धन्यवाद आपका।